नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग अमर में। और आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, आपसे तारुफ करवा देता हूं। इनका नाम चैन रस्तोगी जी हैं और एबीपी के अनकट में सबसे फ्रंट पे यही रहते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू अमर भाई, थैंक यू। मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं यहाँ पर हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो आप एक बात बताइए कि शुरुआत करते हैं कि आपने एंकरिंग कैसे की, फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एंकरिंग तो जब मैंने शुरुआत करी तो वो बड़ा एक्सीडेंटल था। मैं 2007 से काम कर रहा हूँ और 2007 से जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी उसके बाद जो भी मैंने जॉब्स करी, मैं पहले एक एनडीटीवी का एक प्रोडक्शन हाउस था उसमें काम कर रहा था पहले 3 साल। फिर मैंने जी न्यूज़ में 1 साल काम किया। फिर उसके बाद मैं एनडीटीवी में गया। वहाँ पर सभी जगह मेरा जो रोल था वो पर्दे के पीछे का, तो मैं एक प्रोड्यूसर था वहाँ पर। और ज़्यादातर 2011 के बाद से तो मैंने जब जी न्यूज़ में था तब मैं स्पोर्ट्स पर काम करता था। पर तब मेरा काम वेबसाइट के लिए लिखना होता था, लेकिन जब एज अ कंटेंट राइटर, एज अ स्पोर्ट्स राइटर। और 2011 में जब मैं एनडीटीवी गया तो वहाँ पर जब डिजिटल शुरू हो रहा था वहाँ का, तो उस डिजिटल टीम का मैं पहला प्रोड्यूसर था। मैंने वहाँ पर काम बहुत सीखने को बहुत मिलता है। आप जब बहुत बड़े सारे लोगों के साथ आप काम करते हो, क्रिकेट के वीडियोस थे वहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियोस वहाँ पर काम करने का मौका मिला। 2000 और मैं 2011 से लेकर 2020 तक मैं एनडीटीवी में था। 2018 में ऐसा हुआ कि एनडीटीवी अपना डिजिटल चैनल लेकर आया, एनडीटीवी वाव। और वहाँ पर भी मैंने उस चैनल को सेटअप करने में जितनी भी जो प्रोड्यूसर की जितनी भी जिम्मेदारी हो सकती थी वो। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक शो पर काम कर रहा था और मेरी जो उस शो की जो एंकर थी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका गला खराब था। और क्योंकि मैं उस शो पर होता था, वो शो मैं प्रोड्यूस कर रहा था, तो जो मेरे बॉस थे उन्होंने कहा कि चैन, इसका गला खराब है, तुम ही कर दो इसको एंकर। मैंने कहा, आर यू श्योर कि आप चाहते हो कि मैं एंकर करूँ उस चीज़ को? बोले हाँ, कोई बात नहीं, तुम अल्टीमेटली इसमें मतलब तुम कर सकते हो उस चीज़ को। मैं कहा ठीक। उस दिन से मैंने वो एंकरिंग शुरू करी वहाँ पर। और फिर उसके बाद कई सारे फिर शोज होते चले गए। फिर मैं सीधा कंटेंट जनरेशन में आ गया। वहाँ से मैं कंटेंट जनरेट करने लगा, लोगों के इंटरव्यूज़ हुए, वो इंटरव्यूज़ वगैरह किए। जब मैं फिर एबीपी न्यूज़ में पहुँचा तो जिस दिन मैं पहुँचा उसी दिन मैंने कपिल देव साहब को जाते हुए देखा। तो मैंने अपनी बॉस से कहा, मैंने कहा कि हम डिजिटल के लिए कपिल देव जी के इंटरव्यूज़ क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो वो वहाँ से पहले दिन से कपिल देव जी का इंटरव्यू किया और वो हिट होता चला गया वो शो। और फिर उसके बाद वो लगातार मुझे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं अगर गलत नहीं तो आप शायद रेडियो में भी काम कर चुके हैं। मैंने रेडियो में काम नहीं किया, लेकिन मैंने जिंगल्स वगैरह जरूर लिखी हैं। हाँ। क्योंकि मैं जो शुरुआती में जो काम कर रहा था और जो 3 साल जो मैंने पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोडक्शन हाउस था, उस टाइम पर किसी को स्टार्टअप नाम शब्द का मतलब भी नहीं पता था, पर वो उस टाइम का स्टार्टअप था। क्योंकि मैंने आपके बायो में देखा कि आपने एक दो रेडियो चैनल का मेंशन किया। हाँ, मैंने कई रेडियो चैनल्स के लिए कई जिंगल्स वगैरह लिखे हैं। मैंने जब उस टाइम पर 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो उसकी कैंपेन के लिए कई जिंगल्स मैंने लिखे थे। तो वो सारा का सारा मैंने काम किया हुआ है। तो मेरे को कम से कम वो राइटिंग किस तरीके से क्या लिखना है जो कि कैची हो वो मुझे पता था। मैं कभी कैमरे के सामने मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आने का भी मन है। जब वो आया, लोगों ने अप्रिशिएट किया और अच्छा लगा। दोस्तों से बात हुई, दोस्त बोले कि नहीं यार बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर कुछ भी कहिए, डिजिटल के साथ एक जो सबसे अच्छी बात है जो सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो है नेचुरल हो। तो आपको नेचुरल आप जितना ज़्यादा होगे, जितना कम बनावटी होगे, जितना आप अपना इस तरीके से मैं इससे बात करना चाहता हूँ, मैं उससे बात, वो आप जितना कम करोगे डिजिटल के लोग उतना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं वो मेरे साथ था वो, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी एज एंकर बनने की। और मैं आज भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई एंकर बनने की तैयारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जितना कम्युनिकेशन वाइज जितना कैजुअल रखना चाहते हो उतना कैजुअल रखिए और जनता को वही उसी में ही मज़ा आता है। बस आप जो भी वीडियोस करें, जो भी कुछ कंटेंट करें, वो ये सोच कर करें कि किसके लिए आप ये कर रहे हो। अगर आप उस जनता के लिए कर रहे हो तो उस जनता को किस चीज़ में मज़ा आता है, आपको वो मज़ा देना चाहिए। अच्छा, एक बात, ये नालायक पत्रकार का क्या फॉर्मूला है? ये किस सार्केज्म में लिखा है कि नालायक पत्रकार? देखिए, फेसबुक पे देख लिया,
इंस्टाग्राम पे देखिए यार, ट्विटर पे भी नालायक का, सच में नालायक है, घर वालों ने नालायक पत्रकार को ओहदा दे रखा है। देखिए, घर वालों ने नालायक पत्रकार का ओहदा नहीं दिया था, लेकिन ये ओहदा मैंने खुद की। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया और मैंने, ये तो बताइए। मैं बताता हूँ कि उस टाइम पर मेरा हमेशा से सटायर करने का बड़ा मन था। मैं दिल से मानता हूँ इस चीज को। देखिए, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है, मैं इसी मीडिया बैकग्राउंड में 2007 से हूँ, पर जर्नलिज्म, जिसको असली जर्नलिज्म कहते हैं ना, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अब अगर कोई लायक पत्रकार है ना इंडस्ट्री में, तो वो सबके सब PR कर रहे हैं, ठीक है ना, सबके सब अपने रिश्ते बना रहे हैं, सबके सब हर किसी को मतलब तारीफ के पुल बांध कर या बुराई करके आप अपने क्लिक्स की टांग खिंचाई कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दिल साफ है उस चीज के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि शायद वो ज्यादा लायक है और मैं वो लायक ही नहीं कर सकता, तो मैं ना लायक हूँ, क्योंकि मैं अगर लायक पत्रकार होता तो मैं भी PR करता। अच्छा, एक बात बताइए, आप हर फिल्म को देख के आते हैं तो इतनी बुरी तरह धोते क्यों है प्लेटफॉर्म पे? इतनी बुरी तरह क्यों धोते हैं? मतलब अगर उसमें आप जो मीम्स डालते हैं वो भी ना डाला जाए, तो भी आप उसकी ऐसी धो देते हैं कि बेचारा पिक्चर देखने से पहले अगर आपका रिव्यू देखे तो पिक्चर ना देखे। नहीं, देखो, मैं मेरे पास इस चीज का जवाब है। मेरा एक भी रिव्यू में आपको ये नहीं मिलेगा जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे रिव्यू को देखने के बाद आप इस फिल्म को देखने जाओ। आप टांग खिंचाई बहुत बुरी करते हैं। मैं टांग खिंचाई करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए, हर चीज एक आर्ट है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी आर्ट को। मेरे कहने से फिल्में बंद नहीं हो जाएंगी बननी, मेरे कहने से फिल्में बननी शुरू नहीं हो जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज आप अगर बनाते हो तो आज की तारीख में लोगों को या तो अच्छा या बुरा कहने की हमें आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने एवरेज कहकर, और खासतौर पर फिल्मों में, आप अगर सबसे आसान फिल्म का अगर आप क्रिटिक बनना चाहते हो और अगर आपको सबसे आसान काम करना है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप हर फिल्म को 3 स्टार्स दीजिए और कहिए कि ये फिल्म 1 टाइम वॉच है, एक बार तो देखने लायक है। आप किसी भी फिल्म को ये कह दीजिए, ना तो आपके उससे रिश्ते बिगड़ेंगे, ना आप इस श्रेणी में आओगे कि आप तो ना हर फिल्म की तारीफ करते हो, क्योंकि वो बिल्कुल मिडिल ग्राउंड है। आप कुछ भी मिडिल ग्राउंड लेकर आप वो कर सकते हो, ना आप इधर हो ना आप उधर। मुझे ऐसा तो लगता है कि आज की तारीख में जब डिजिटल दुनिया चेंज हो रही है, और मैं, बड़े मजेदार बात है, मेरे पास इतना फीडबैक आता है मेरे वीडियोस के लिए, और मुझे लगता है कि लोग मेरे वीडियोस देखकर फिल्म देखने नहीं जाते, लोग फिल्म देखने के बाद मेरे वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं PR शोज नहीं देखता। मैं जो एक दिन पहले जो शोज होते हैं दिल्ली में, मैंने 1-2 देखे, पर फिर उसके बाद मेरे को वो पसंद नहीं है कि आप, मजा नहीं आता, वो मजा नहीं आता, क्योंकि आप उस ऑडियंस के साथ बैठे हुए हो जिनका सबका वही काम, सारे के सारे मीडिया में ही काम करने वाले लोग वहां पर हैं, जिनको समोसा, क्रिटिक और पता नहीं क्या क्या अलग तरीके से कहा जाता है। तो वहां पर आपको उस चीज का अंदाजा नहीं हो पाता कि जनरली पब्लिक उस फिल्म के लिए वाकई में कितना देखना चाहती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, राम सेतु फिल्म जब मैं देखने गया, मैं पूरे पिक्चर हॉल में अकेला था, वो देखी थी मैंने, ठीक है। और अगर मैं ये फिल्म अगर प्रीमियर शो मैंने देखा होता जहां पर पूरा हॉल भरा हुआ है, क्योंकि सब लोग फ्री में वो फिल्म देखने आए हैं, ठीक है, तो आपको ये अंदाजा ही नहीं होता कि भाई जो भी शोर है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। धोता मैं क्यों, जो आपका पहला सवाल है, मुझे लगता है कि लोगों को पसंद या तो अच्छाई आती है या बुराई आती है। लोगों को, आपको अगर कोई आदमी वीडियो देख रहा है तो आप चाहते हो कि या तो फिल्म अच्छी है या बुरी। अच्छी है तो उसकी अच्छाइयों की बात करो, बुरी है तो उसको छोड़ दो ना। अगर गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, इतना 100 करोड़ रुपए लगते हैं, 500 करोड़ रुपए लगते हैं इंडस्ट्री में एक फिल्म को बनाने के लिए, एक एवरेज फिल्म को बनाने के लिए तो नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर जब इतनी इंडस्ट्री इतनी आगे पहुंच गई है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को भी जो फीडबैक है, अच्छा, क्योंकि अगर हम हर चीज को 3 स्टार देते रहेंगे तो शायद वो फीडबैक भी नहीं पहुंच रहा। मुझे नहीं पता मेरा फीडबैक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, लेकिन अगर मैं धो रहा हूँ, 4-5 मिलियन मेरे व्यूज आ रहे हैं, बहुत अगर 50 लाख लोग वो वीडियो देख रहे हैं, अगर मिल जाएगा ना कोई फिल्म स्टार, तो बोलेगा तुम बहुत होते हो भाई। नहीं, मेरे पास वैसे कई मेरे इंस्टाग्राम पर कई डायरेक्टर्स, मेरे पास मैसेज भी आया। अच्छा, अभी जब मैंने भेड़िया फिल्म का रिव्यू किया, और तो मैंने भेड़िया को अच्छे मार्क्स दिए, लेकिन अगर आप देखोगे तो मेरा जो कंटेंट का स्टाइल है, वो स्टाइल वो वैसा ही रहता है।
पर उनके डायरेक्टर साहब का मेरे पास मैसेज आया, बोले कि आपका रिव्यू देखा, बड़ा मजा आया। तो फिर मुझे समझ में आ गया, मैंने जब रिव्यू देखा तो मुझे लगा कि मैंने जैसे उसमें भी वरुण धवन की खिंचाई वगैरह कर दी है, तो कोई शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम फीडबैक वो देते हैं कि अच्छा, दीपिका पादुकोण से क्या मतलब क्या खासियत है? अभी हाल ही की वीडियो में दीपिका पादुकोण पर बड़ा अच्छा ध्यान दिया जा रहा था। देखिए कपड़े पर नहीं ध्यान गया हाँ। आपको, कुछ मिनटों तक दीपिका पादुकोण में ध्यान था। आपके सहयोगी कह रहे थे कि कपड़ों पर भी ध्यान दिया जाए। दीजिए। देखिए मुझे ऐसा तो लगता है कि अगेन मैं जो वीडियोस में करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं नालायक पत्रकार क्यों, बच के मत जाइएगा। बिल्कुल नहीं बच के जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ मैं नालायक पत्रकार क्यों हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं जर्नलिज्म तो कर लूँ। मैं एंटरटेन कर रहा हूँ लोगों को, मैं वीडियोस बनाता हूँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और जो भी चीजें जिस तरीके से अगर कोई वायरल हो रही है किसी चीज पर, तो उस पर अगर मेरे को कोई टेक लेना होता है तो मैं ले लेता हूँ। जैसे कि अगर आपने जिस वीडियो की बात करी, अगर आप पूरे वीडियो को देखोगे तो सबसे ज्यादा जो मैंने बकिया उधेड़ी है वो उन लोगों की उधेड़ी है जो गानों को बॉयकॉट करने को कह रहे हैं, जो फिल्म्स को बॉयकॉट करने। अरे क्यों करना है बॉयकॉट यार? अगर आपको पसंद नहीं आ रहा आप मत देखिए। और आप क्या आरोप क्या लगा रहे हैं, ये ऑरेंज हरा, ये क्या किस तरीके के है? मतलब लोगों को बॉयकॉट करने वालों को वो चीजें दिख रही हैं। उसी को लेकर कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि जिसके पास कोई काम नहीं, वो गाने फिल्मों को गाने को बॉयकॉट कर रहा है। लोग ऑफेंड हो गए मेरे पे। और मैं ये कह रहा हूँ कि और ये बॉयकॉट, ये शब्द अच्छा लग रहा है बॉयकॉट करना। क्या बॉयकॉट हो रहा है उससे? कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि बॉयकॉट किसी समय में किसी इंसान का नाम था। मैं कह रहा हूँ ना। तो अब अगर वो बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की वो बात कर रहे हैं, तो मुझे बस आप ये बताइए कि वो गाना लगातार इतने दिनों से YouTube पर नंबर 1 ट्रेंडिंग है। मैं ना तो आप तो नहीं, और मैं तो सुन रहा हूँ लगातार गाना, और वो इतनी बार सुनकर मेरे को अब वो अच्छा लगने लगा है, मुझे भी अच्छा लगने लगा। मुझे ये लगता है जहाँ तक बात है दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जिस तरीके से जो केमिस्ट्री, जिस तरीके से भी वो दिखाया गया है, वो लोगों के ऊपर है यार। मैं उस चीज में वो जजमेंटल बिल्कुल नहीं होता, पर हाँ अगर दुनिया मजे लेना चाह रही है तो हम सोचते हैं कि हम भी थोड़ा सा तो पानी देख लिया जाए, पानी ठंडा की तरफ। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने इंटरव्यू करते हैं, इतने बड़े बड़े सेलेब्स के इंटरव्यू करते हैं। अभी मैं शायद पंचायत के किसी एक्टर का इंटरव्यू देख रहा था जी, तो ऐसे कभी इंटरव्यू करते हैं जो स्टूडियो में अपने साथी यारों के साथ, तो कभी ऐसा होता है कि इंसान है, ह्यूमन नेचर है, कभी गैस निकालने का मन हुआ तो बात ही बात में हाँ भाई साहब बताइए, और बताइए क्या चल रहा है, हवा निकल गई, और जो बाजू में बैठा है वो मजबूरी है कि भाई सामने गैस देता है तो क्या करे, अब उसकी नाक के बाल जलाती हूँ। कभी ऐसा हुआ है? नहीं देखिए, हम अभी तक तो नहीं हुआ इस तरीके से। इस इंटरव्यू में हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ये खुले में हो रहा है, नाक के बाल नहीं जलेंगे। बिल्कुल। तो अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा। और बाकी जो उस टाइम पर जो इंटरव्यू होता है तो गैस पेट में नहीं दिमाग में ज्यादा चल रही होती है उस टाइम पर, क्योंकि आपको आप समझ रहे होते हो कि आपके पास सवाल भी है, और कई बार आपको एक डर तो हर किसी के मन में होता है। वही मैं और मुझे लगता है कि वो जो डर है वो होना चाहिए। अगर आपको वो डर नहीं है तो मुझे लगता है जिस दिन वो डर मुझे नहीं होगा उस दिन शायद मैं कैजुअली ले जाऊंगा और उस दिन गड़बड़ नहीं। एक्चुअली मैं आपसे यही बात कर रहा था जी, जो आप मैं बात बोल रहा था अभी इंटरव्यू से पहले, मैं इसी चक्कर में बोल रहा था। जी समझ जी रहे हैं? जी। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा डर वो स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन जो टैलेंट है वो है कि वो कैमरे पर नहीं दिखता। हाँ। वो कभी भी किसी और को नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। हाँ। अब जैसे कि हम अभी अगस्त में हम एक शूट करने गए, 15 अगस्त के लिए हमें शूट करना था जम्मू बॉर्डर पर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हमें शूट करना था पंचायत की पूरी टीम के साथ। बहुत मतलब महंगा शूट था, अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था उस शूट में। 15 अगस्त पर करना था, बड़ी चीज़ें थी, स्पॉन्सर्स थे, काफ़ी सारा चीज़ें था। हम वहाँ पर शूट करने पहुँचे और उस दिन मुझे 102 बुखार है। अच्छा। जिस दिन शूट था उसी दिन सुबह 102 बुखार था। दवाई वगैरह खाकर मैंने सबसे पहले तो मैंने कोविड का टेस्ट किया सुबह 5 बजे। मैंने कहा नहीं, कोविड का नेगेटिव टेस्ट था, तो मैंने कहा चलिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। फ्लाइट पकड़ी, 2 दिन वो शूट चला। जब मैं वापस आया मुझे पता है कि वो शूट किस तरीके से है, लेकिन मेरे लिए उस शूट की सबसे बड़ी कोई चीज़ नहीं बता सकता कि तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो डर है कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत सारे डर होने स्वाभाविक हैं, और वो डर होंगे भी, हर किसी को होने भी चाहिए, पर वो कैमरे पर नहीं दिखना चाहिए। अच्छा एक बात, आप कितने इंटरव्यू लेते हैं, कितने मतलब आपको मैसेज आते होंगे इंस्टाग्राम पे जी, तो क्या आपकी खूबसूरती को लेके कभी किसी महिला ने मैसेज किया कि चैन यू आर सो हॉट, यू आर सो गुड लुकिंग? नहीं देखो, अभी तक तो मेरे को इस तरीके का
इस तरीके के बहुत कोई मतलब मैसेज इस तरीके के नहीं भाई करो, ऐसा बंदा है, करो आप। लेकिन मेरे पास हाँ मतलब बहुत सारे लोगों के तारीफ के थैंक यू कहने के लिए बहुत गालियां भी मिलती हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत सब सभी तरीके के लोग होते हैं। मैं देखिए मतलब अल्टीमेटली मैं इग्नोर नहीं करता, सही बताऊं, मैं क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट करता हूँ, पर जो यूजलेस बात होती है उसे इग्नोर तो करना ही पड़ेगा। हाँ कर सकते हो आप इग्नोर, मेरा तरीका एक अलग है क्योंकि मेरे को उसमें भी जोक मारने में मजा आता है। तो जैसे किसी ने कोई गाली देकर कमेंट किया, आप बहुत सार्केज्म है ट्विटर पे, बहुत सार्केज्म है। तो मैं उनको बोल देता हूँ, मैंने कहा कि भाई साहब अगर किसी ने गाली लेके मतलब बीप और ये बोला तो मैंने कहा कि भाई कमेंट के शुरुआत में अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके की बात तो मैं एंगेज करता हूँ। और फिर मुझे लगता है अब जैसे कि हमने इंडिया पाकिस्तान पर अगेन हमने क्रिकेट के वीडियोस बहुत सारे किए, और उस टाइम पर मैं दुबई गया था और वहां पर जाकर जब मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इतने कम होते हैं, लेकिन और जो फील्ड पर एक जमाने में हमारे जमाने में जो इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स भिड़े रहते थे वो अब ऐसा नहीं होता। अब बहुत फ्रेंडली हैं सारे के सारे प्लेयर्स। तो अब अगर सब लोग फ्रेंडली हो जाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का मजा ठंडा हो ही जाता है, ठीक है। अब क्या है उनके लिए अच्छा है कि वो ठंडे ही रहे, पर जो फैंस हैं वो कम से कम बैंटर, एक जो बैंटर होता है, एक जो हंसी मजाक होती है एक दूसरे के लिए, वो तो लगातार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमने अपनी प्रोग्रामिंग में वही डाला। हमने जब इस बार वर्ल्ड कप पे प्रोग्रामिंग करी तो हमने जब हमने ट्रोलिंग करी, पाकिस्तान की भी ट्रोलिंग करी, टीम इंडिया की भी ट्रोलिंग करते हैं, लगातार सबकी वो करते हैं। तो पाकिस्तान से बड़ी बड़ी गालियां भी आई, लोगों के कॉमेंट भी आए, पर जब लगातार चलता गया तो कई सारे लोग ऐसे थे, 80% लोग ऐसे थे जिन्हें समझ में आया कि ये कंटेंट का टेस्ट है ऐसा, और ये मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, और वो होनी भी नहीं होनी। अच्छा, एक तो बतौर एंकर जब आप किसी को बोलते हैं कि हम सर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, 10-15 मिनट में आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे, तो सामने वाला सेलिब्रिटी क्या आपसे पूछता है कि चैन पहले हमें क्वेश्चन दिखाओ, या हम उस क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर देंगे, या आप नहीं दिखाते, बोलते हैं सर इंस्टेंट रिएक्शन का मजा ही कुछ और होता है। देखिए कई सारे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा इसमें, कई सारे जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें खास तौर पर कई सारे इंटरव्यूज में ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई जाना चाहता है तो जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, उनको इतनी मेहनत करके आप भिजवा रहे हो पीछे, वो आगे से नहीं निकल कर गए, पीछे से भी रुके लेकिन उधर से जाना चाहते हैं। खैर मैं ये कह रहा था कि कई इंटरव्यूज ऐसे होते हैं खासतौर पर पॉलिटिक्स में, और जो भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी मतलब कोई अगर एक्टर को किसी को कंट्रोवर्सी अवॉइड करनी है, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उनका पीआर वगैरह जरूर इस तरीके की बातें करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग होते हैं या तो उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके पीआर के पास, या फिर उनका जो पीआर होता है उसके जो नखरे होते हैं वो इनसे बहुत ज्यादा। मतलब एक कहावत है, ये मैं झेल रहा हूँ जनवरी में एक इंटरव्यू, एक पीआर से फंसा, एक कहावत है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। बिल्कुल वही हाल होता है। तो कई बार वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि सर थोड़े पहले क्वेश्चन दिखा दीजिए, कोई कंट्रोवर्शियल तो नहीं है। और उस चीज को भी टैकल करने का तरीका है, जब अगर आप सामने होते हो बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं परेशान हूं। मैं ये कह रहा हूँ कई लोग अगर पूछ रहे हैं तो आप बहुत बेसिक क्वेश्चन भेजिए। जो भी कोई पूछ रहा है आप बहुत बेसिक क्वेश्चन भेजिए कि मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप किसी और बारे में भी बात करना चाहते हैं, अगर आप देखिए, और मुझे इस वजह से ये लगता है कि अगर आप फन में कुछ करना चाहते हो ना, अगर आपने इंटरव्यू की टोन और जो आपका सवाल में आपके जो पहला सवाल है ना नालायक पत्रकार वाला, उसका जवाब मैं लगातार देता रहूंगा। अगर इंटरव्यू की टोन आपने ऐसी सेट कर दी कि बहुत कैजुअल है, तो जो इंटरव्यू दे रहा है ना वो भी धीरे धीरे खुल जाता है, वो भी अपनी वो शील्ड हटा के। मैंने आलिया भट्ट के सामने ये महसूस किया था, तब आलिया भट्ट बिल्कुल परेशान हो गई थी, बार बार लोग उनसे उनकी शादी के सवाल कर रहे थे। और मैंने जब आलिया भट्ट का इंटरव्यू किया तो मैंने उनकी पीआर को बोला कि मैंने कहा मेरे को ना आलिया भट्ट से उनकी शादी के बारे में एक भी सवाल नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो उनकी पीआर बड़ी खुश हो गई। ठीक है, अब मैंने फिर आलिया का इंटरव्यू किया, मैंने कोई उनसे शादी वगैरह के बारे में कोई किस तरीके की कोई बात नहीं करी। पर फिर एक जब गूगल क्वेश्चंस थे तो मैंने उसमें गूगल क्वेश्चंस में मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया। लोग यही बात जानना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए मेरा कोई सवाल नहीं है, पर लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आलिया भट्ट शादी कब करें। खेलो तो उस तरीके से खेल जाइए। आप जब लोगों को भेजेंगे कि मैं आलिया भट्ट की शादी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो उनका इंटरव्यू आपको नहीं।
लेकिन अगर आप बैठे हुए हो, माहौल इस तरीके का, आप इस तरीके की आप बात कर सकते हो। कई बार जब आप वो कैजुअल हो जाते हैं तो वो खुद भी उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। उन्होंने बोली कि ये फरवरी की बात है, तब तक उनकी शादी की कोई बात नहीं चल रही थी। उन्होंने कहा कि सितंबर में होगी जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी, कुछ इस तरीके से उन्होंने इस तरीके की हिंट दिया, डेट्स दी। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, खासतौर पर जो OTT के स्टार्स हैं, जिनका भी उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा जो मन करता है वो पूछो, जो मन करता है पूछो, हमारे साथ कंट्रोवर्सी हो तब तो नहीं। और कंट्रोवर्सी क्या है यार, मतलब आप ज्यादा क्या पूछ लोगे ज्यादा से ज्यादा। मोस्टली एक्चुअली होता क्या है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सवाल कोई भी पूछ लो, जवाब देना या ना देना वो तो उस आदमी के हाथ में है ना। आप मुझसे इस टाइम पर आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, आप मुझसे मेरी सैलरी पूछ सकते हो। अगर मुझे नहीं बतानी तो विश्वास नहीं खेलोगे, इतना चल जाता है, खर्चा पानी चल जाता है, खरीद अब वो तो हम जानते हैं कि किसकी क्या खर्चा कितने में चलता है। तो बस वही चीज़ एक्चुअली क्या होता है, आप जब आप फील्ड पे निकलते हो, क्योंकि आपको OTT पे इतने देखते हैं, फिर मोस्टली विलियंस में भी जाते हैं जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई आया और ऐसे सॉरी फॉर दैट आया और चैन भाई फोटो नहीं होता है, ये तो हो जाता है, ये तो हो जाता है, ये तो अब और अच्छा भी लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम श्योर कि सभी को अच्छा लगता होगा, मेरे साथ हो तो मेरे को अच्छा लगे। सभी को अच्छा लगता होगा। जो बड़े जिन हम एक्टर्स की बात करते हैं कि वो हर किसी के साथ, उनकी मजबूरी है, देखिए उनको करोड़ों लोग इस तरीके एडमायर करते हैं, और वो अगर हर आदमी के साथ में फोटो खिंचवाने लगे तो वो काम नहीं कर पाए। तो वो चीज़ भी है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम हमने खुद फेस करी है जब हम ऑन लोकेशन कोई शूट कर रहे होते हैं उन एक्टर्स के साथ। तो इतने लोग आ जाते हैं सेल्फीज के लिए कि आपको ही 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि उस चीज़ का कोई अंत नहीं है। तो जब मेरे साथ अगर होता है तो अभी के लिए तो इतना नहीं होता, जितना भी होता अच्छा ही। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं कि सेल्फीज वाला, वो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जब मैं ये रिश्ता था न्यू दिल्ली और शैलेश अरोड़ा है तारक मेहता, मतलब उनका पूरा सेशन खत्म होने तक का मैंने वेट किया। फिर एक कोना में खड़ा था, बाउंसर खड़ा था, एक सबको भगा रहा था। वो मोस्टली जा ही रहे थे क्योंकि मैं लगातार चिल्ला रहा था, और मैं एक्चुअली मेरी वॉइस बोलते बोलते बहुत तेज हो जाती थी। मैं अपनी पूरी जान लगा के चिल्ला रहा था। उस दिन क्या हुआ कि मेरे वोकल की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। जब मैंने उनके साथ चिल्ला के फोटो वोटो ली, फिर मेरी वोकल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा था। जब वहाँ से चला घर के लिए तो 1 घंटे तक मेरी जबान से निकल ही नहीं रही थी, तो इतना चिल्लाना पड़ा। तो वो जो मूवमेंट होता है ना कि हाँ इतने बड़े स्टार से, अब मेरे को लगता है कि इस फील्ड में भी पूछना पड़ेगा कि स्टार्स का बिल्कुल होगा, आप चिंता मत करिए। आप जिस तरीके की मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, मैंने आपको आपका काम भी देखा, और जिस तरीके से आप लगे हुए हो अपनी चीज़ों में, दोस्त बहुत हिम्मत चाहिए। मैं आपसे इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी ये बात कह रहा था, आप जिस तरीके से लगे हुए हो इस तरीके से लगे रहिए। और मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है, आपको पता नहीं, आप कभी डाउट मत करिएगा अपने आप पर, पर मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आपका ये चैनल एक दिन सुपर हिट होना है। वो तो ईश्वर जानता है और अपना काम है। अच्छा चैन भाई, देखिए 20 मिनट बोले थे हमने, अभी 20 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो एक बात बताइए कि कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार हो गया बस, कभी कोई इंटरव्यू खराब चला गया, जैसे अभी मान लीजिए किसी पे 10 मिलियन व्यूज आए, किसी पे नहीं भी आए, 10 मिलियन नहीं, 1000 नहीं आ रहे हैं, तो लगता है नहीं यार बहुत हो गया, वक्त मैं नहीं कर रहा। कभी लगता है ह्यूमन नेचर तो वो होता है, वो एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। और मैं अपनी टीम से भी कहता हूँ, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे को ग्राउंडेड रखने की इस चीज़ में कोशिश करती है कि आप शादीशुदा? मैं शादीशुदा नहीं, लग नहीं रहे, कुंवारे लग रहे हैं, बैचलर लग रहे हैं। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। तो उस चीज़ की जो क्योंकि उस चीज़ से ना, आप अगर एक चीज अपने ऊपर अगर आप वो कर लोगे, वो जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो एक्सपेक्टेशन का भार है, वो किसने डाला है? किसी ने नहीं, वो आपने खुद ही बोल दिया। तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरों ने डाल रखी हैं आपके ऊपर, दिक्कतें हैं जिनसे आपको लड़ना है। ये चीज तो आपने खुद ही ओढ़ ली ना, तो आपको इससे डिटैच होना पड़ेगा। एक कहावत है कि इंसान चुनौतियों से नहीं, दैट से। हाँ बिल्कुल। तो मैं ना गाली नहीं दे सकता क्योंकि गाली वाला चैनल नहीं है मेरा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली चीजें आपको अगर कुछ करनी है, आप बिल्कुल हर चीज के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन मैंने ये देखना छोड़ दिया कि मेरे वीडियोस कितना व्यूज कर रहे हैं,
तो शायद मेरे अंदर वो ज़ील खत्म हो जाए। हाँ, मैं हर बिल्कुल। वीडियो देखता हूँ कि कितना चल रहा है, हाँ। कितना नहीं चल रहा। जब कम चलता है तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, अच्छा चलता है तो बहुत खुशी होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें लगी रहेंगी, पर इससे अगर मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, अगर इस प्रॉब्लम से, देन ये प्रॉब्लम मेरे को एड्रेस करनी पड़ेगी। और मैं सब लोगों को ये कहता हूँ, वो ह्यूमन है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, वीडियो पर ये comment चीज़ों को पढ़ते मैं वीडियो को कमेंट करता कभी किसी का मतलब किसी ने सार्केज्म में कुछ बोला हो तो आपने भी उसे सार्केज्म में जवाब हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादातर कमेंट्स को, जितना मुझसे हो पाता है, मैं ज़्यादातर कमेंट्स को एड्रेस करता हूँ। गालियों वालों को भी करता हूँ भाई। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो सिर्फ मेरी तारीफ करेगा और उसको ही मैं पलट कर लाइक करूंगा या कहूंगा कि वाह क्या बढ़िया बात। जो गालियां देते हैं, जो फीडबैक देते हैं, मुझे सबसे बढ़िया पता है लोग कौन लगते हैं, जो फीडबैक देते हैं। जो मुंह पे बोलते हैं कि तुम्हारा काम ऐसा है आज। हाँ, जो अब जैसे कि मैंने एक मूवी का रिव्यू किया, मैंने कहा ना कि 3 स्टार देने और 1 टाइम वॉच कहना सबसे आसान था। मैंने एक बार एक मूवी ऐसी आई जो बहुत ही बेसिक मूवी थी, अच्छी थी ना, बुरी भी नहीं थी, मैंने उसको कहा कि 1 टाइम वॉच। भाई एक बंदे ने वो फीडबैक दे दिया कि तुम भी उसी कैटेगरी में जा रहे हो क्या, इस कैटेगरी के लिए नहीं तुमने लाइक किया था। तो मुझे लगा कि यार क्या जेन्युइन फीडबैक है। मैं खुद जानता हूँ कि मैं इस तरीके के रिव्यूज नहीं करना चाहता। हाँ। अब एक बंदा है जिसने मेरे को ये साफ साफ ये बात बोल दी, तो वो मेरे लिए कई बार होता है कि इंसान जो चीज सोच रहा होता है या जो चीज करने वाला होता है सामने वाला वही बोल देता है, तो लगता है हाँ बंदे ने दिमाग पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। बस मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि नेगेटिव कमेंट्स, हाँ। 2010 में मैं पहले, जब मैंने बताया ना 2010 में मैं लिखता था, कमेंट्स उस पर भी आते, नेगेटिव कमेंट्स आते थे, मैं बहुत परेशान हो जाता था। मुझे आज भी मैं नहीं भूला हूँ एक चीज़ को कि 2010 में मैं एक आर्टिकल लिख कर गया, उस पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए। मैं फॉरेन जा रहा था, अपने भाई के पास जा रहा था, इंडोनेशिया। 2010 में इंटरनेट हर जगह नहीं होता था, ठीक है। उस समय तो नेट भी बहुत महंगा होता था। हाँ, बहुत महंगा होता था। मैं इंडिया से ट्रैवल कर रहा था इंडोनेशिया, बीच में थाईलैंड में मेरी फ्लाइट रुकी, 2 घंटे मेरी फ्लाइट का ले ओवर था। वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे। मैंने लॉग इन किया ये देखने के लिए कि और किसने मेरे को क्या क्या कहा है उस कमेंट में। आज की तारीख में मैं वो नहीं करता। आज की तारीख में मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है, मुझे आप पता है कि देखिए, ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी वीडियोस बना रहा है, नेगेटिव कमेंट भी इंटरेक्शन है। आप नेगेटिव कमेंट भी, अगर सबसे बुरा पता है क्या हो सकता है आपकी वीडियो के लिए, कि आपकी वीडियो पे कोई कमेंट ना है और व्यूज ना है। व्यूज तो चलिए, व्यूज आकर भी अगर कोई कमेंट नहीं आया, इसका मतलब ये है कि लोगों ने थोड़ा सा देखा और छोड़ दिया। लोगों को आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं है। अगर किसी ने कमेंट किया, कमेंट करने में हमेशा मेहनत लगती है। हाँ। आप नीचे जाते हो, लिखते हो, पोस्ट करते हो, तो कमेंट तक अगर आप किसी को ले आए हो, वो आपके लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि आपके वीडियो ने उसको छुआ, तो चाहे अच्छा छुआ हो चाहे बुरा छुआ हो, पर आपने उसको मजबूर किया है, तो यानी कि आपका कंटेंट बिल्कुल सही जगह। बिल्कुल। अच्छा चैन भाई, अब इतना टाइम हो गया हमारे वार्तालाप करते, अब आप खुल रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा फील हो रहा है। पर अभी इस इंटरव्यू को वाइंड अप नहीं करना होगा क्योंकि आपको जाना है, जी, इनका शो है, बहुत बिजी पर्सन अपना मेरे को कीमती समय दिया। नहीं, थैंक यू सो मच अमन भाई, वो तो मेरा सौभाग्य है। नहीं। तो इसी के साथ इनसे अलविदा लेते हैं। हाँ, मुझे पता है कि इंटरव्यू इंटरेस्टिंग और हो सकता था, नहीं, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करा सकते। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए इंसान। नहीं, बिल्कुल। और अगर इस वीडियो पर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप मेरे बारे में या इनके बारे में कुछ भी और पूछना चाहते हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्योंकि चैन भाई प्रॉमिस कर रहे, यहाँ प्रॉमिस करोगे ऑफ कैमरा कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है। नहीं, मैं बिल्कुल यहीं पर प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सब चीजें अगर अच्छी रहती है, मैंने कहा ना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और ऐसा हो सकता है कि जल्दी हम लोग दोबारा मिलें, चाहे इस चैनल पर चाहे हमारे चैनल पर। बिल्कुल, इस चीज का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ चैन भाई, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, कौन सी बात आपको अच्छी लगी ये जरूर लिखें, और कौन सी बात बुरी लगी ये जरूर लिखें। ये बहुत ज्यादा जरूर लिखें। बिल्कुल। और इसी तरह अपना प्यार बरसाएं, क्योंकि मैं इनको 20 मिनट बोल के लाया था और मुझे पता था कि 20 मिनट से ज्यादा जाने वाला टाइम। कोई बात क्योंकि मेरा एक मोटो है, मैं जानता हूँ 15 मिनट बोलूंगा तो 30 मिनट जाएगा। ये बात आप भी अच्छे से जानते। बिल्कुल। तो इसी के साथ इस चैनल के इस इंटरव्यू को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपसे मिलेंगे जल्द
एक नई वीडियो के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। जब तक देखते रहिए द ब्रेकिंग अमर। दा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दा हो जाएगा, ग्रेट पर्सन, ग्रेट। नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सिर्फ वीडियो को मत देखिए, सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को, लाइक करिए इनकी वीडियोस, सो दैट इनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छा लगातार काम करें। थैंक यू चैन भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी का भी थैंक यू फॉर दिस वॉच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।